1947 में भारत आजाद हुआ और दिल्ली बनी स्वतंत्र भारत की राजधानी। लेकिन इस राजधानी को दिशा देने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। पिछले 75 वर्षों में कई नेताओं ने इस शहर को संवारने और बदलने का काम किया। दिल्ली ने देखा चौधरी ब्रह्म प्रकाश का द्वार, फिर आया मदन लाल खुराना का समय, साहिब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल। हर मुख्यमंत्री ने दिल्ली के भविष्य को आकार देने का प्रयास किया। किसी ने दिल्ली को नई योजनाएं दी, किसी ने परिवहन बदला, तो किसी के कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। लेकिन कुछ नीतियां असफल भी हुईं, कुछ वादे सिर्फ चुनावी घोषणाएं बनकर रह गए। इस एपिसोड में हम जानेंगे 1947 से लेकर आज तक दिल्ली के कितने मुख्यमंत्री बने, किसने क्या काम किया, कौन अपनी नीतियों में सफल रहा और कौन जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अंतिम एपिसोड में हम दिल्ली की राजनीति के सबसे बड़े उतार चढ़ाव की गहराई में उतरेंगे। सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की समीक्षा करेंगे। कौन से फैसले दिल्ली को आगे ले गए और कौन सी गलतियां दिल्ली की जनता पर भारी पड़ी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश से लेकर रेखा गुप्ता तक जानिए कैसे सत्ता का यह सफर दिल्ली को बदलता रहा, हमारे विशेष अंतिम एपिसोड में। दिल्ली भारत की राजधानी, जो न सिर्फ राजनीति का केंद्र रही है बल्कि बदलाव की गवाह भी। 1900 से 1947 तक दिल्ली ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थी। तब मुख्यमंत्री जैसी कोई भूमिका नहीं थी। भारतीय संसद की स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारत के गणराज्य बनने के साथ हुई थी। इससे पहले संविधान सभा के रूप में यह निकाय 9 दिसंबर 1946 को अस्तित्व में आया था, जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का निर्माण था। नए संविधान के तहत 1951 से 1952 आम चुनाव आयोजित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रैल 1952 में पहली निर्वाचित संसद का गठन हुआ। प्रारंभ में संसद में 2 सदन शामिल थे, लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन। दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, संसद की संवैधानिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है। दिल्ली न केवल संसद भवन का स्थान है, बल्कि यह देश की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं का प्रमुख केंद्र भी है। दिल्ली को विशेष दर्जा देने की मांग के बावजूद 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला और इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। बाद में 1991 में भारतीय संविधान के 69वें संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया और एक निर्वाचित विधानसभा स्थापित की गई। हालांकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला और कई प्रशासनिक शक्तियां अभी भी केंद्र सरकार के पास बनी हुई हैं। संसद के फैसले सीधे तौर पर दिल्ली प्रशासन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख विषय केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में दिल्ली के लिए 7 सीटें निर्धारित हैं, जो इसके विभिन्न संसदीय क्षेत्रों से चुने जाते हैं। राज्यसभा में दिल्ली के पास 3 सीटें हैं, जिन पर सदस्य दिल्ली विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार दिल्ली का भारतीय संसद से गहरा संबंध है, क्योंकि यह न केवल भारत की विधायी शक्ति का केंद्र है, बल्कि इसकी राजनीतिक स्थिति भी संसद के निर्णयों पर निर्भर करती है। 1952 में सीएम बने। चौधरी ब्रह्म प्रकाश की कहानी 1952 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के रूप में ब्रह्म प्रकाश की नियुक्ति असामान्य परिस्थितियों में हुई थी। अक्टूबर 1951 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस विधायकों ने शुरू में लाला देशबंधु गुप्ता को अपना नेता चुना था। हालांकि पदभार ग्रहण करने से पहले ही गुप्ता की एक दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। तब अपेक्षाकृत कनिष्ठ नेता ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली का नेतृत्व करने के लिए चुना गया।
उन्होंने 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश एक स्वतंत्रता सेनानी एवं दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 16 जून 1918 को दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी नैरोबी में हुआ था। चौधरी ब्रह्म प्रकाश पश्चिमोत्तर दिल्ली के शकूरपुर से थे। शेर-ए-दिल्ली एवं मुगले आजम के नाम से प्रसिद्ध चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1952 से 1955 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। वह केवल 33 साल की उम्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उस समय के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। आजादी आंदोलन में चौधरी साहब अनेकों बार जेल गए और देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका अदा की। देश आजाद होने पर इनके नेतृत्व में 1952 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें इन्हें पूर्ण बहुमत मिला और मात्र 34 वर्ष की आयु में ये दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल 1952 से 1955 तक रहा। चौधरी साहब 4 बार सांसद चुने गए तथा केंद्र में मंत्री भी रहे। प्रमुख योगदान दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। केंद्रीय नेतृत्व के साथ राजनीतिक मतभेदों के कारण 1955 में इस्तीफा दे दिया। गुरमुख निहाल सिंह एक शिक्षाविद और स्वतंत्रता के बाद के भारत में एक समर्पित नेता थे। गुरुमुख निहाल सिंह का जन्म 14 मार्च 1895 को अविभाजित पंजाब में हुआ। लंदन विश्वविद्यालय से गुरुमुख निहाल सिंह ने बीएससी अर्थशास्त्र की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1920 में गुरुमुख निहाल सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में कला संकाय के अधिष्ठाता बनाए गए। वे 17 नवंबर 1955 को दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री बने। इससे पहले वे राजनीति और प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल थे और कांग्रेस शासन के तहत दिल्ली के शासन को आकार देने में मदद करते थे। अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान गुरमुख निहाल सिंह ने शिक्षा, शहरी विकास और शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। उनका लक्ष्य चौधरी ब्रह्म प्रकाश द्वारा शुरू की गई नीतियों को जारी रखना था, जिससे दिल्ली के लिए एक स्थिर प्रशासनिक संरचना सुनिश्चित हो सके। उनकी सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार पर काम किया, जिससे शहर के भविष्य के विकास की नींव रखी गई। अपने प्रयासों के बावजूद गुरमुख निहाल सिंह का कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम समय तक चला। इसका मुख्य कारण दिल्ली के शासन ढांचे का पुनर्गठन था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली ने अपना पूर्ण राज्य का दर्जा खो दिया और इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, जिसका अर्थ था कि मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। पद छोड़ने के बाद गुरमुख निहाल सिंह ने विभिन्न भूमिकाओं में देश की सेवा जारी रखी। सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ने रियासतों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को पदभार संभाला तथा 15 अप्रैल 1962 तक इस पद पर आसीन रहे। उनका करियर स्वतंत्र भारत में शिक्षा और नेतृत्व के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। मदन लाल खुराना कौन थे? मदन लाल खुराना भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, जो दिल्ली से अपने गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे सांसद के रूप में कार्यरत थे और राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के प्रभाव को आकार देने में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 1993 में दिल्ली में 37 वर्षों में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए और खुराना नई स्थापित दिल्ली सरकार के पहले मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार ने बुनियादी ढांचे, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। दिल्ली मेट्रो के निर्माण पर जोर देना, जो बाद में सार्वजनिक परिवहन में क्रांति लाएगा। बढ़ते शहर में भीड़-भाड़ कम करने के लिए फ्लाईओवर और सड़कें बनाना। दिल्ली की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए नए आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास करना। लेकिन विकास के साथ विनाश भी आया।
खुराना के नेतृत्व में दिल्ली में सड़कों, फ्लाईओवर और वाणिज्यिक केंद्रों के निर्माण के लिए हजारों पेड़ काटे गए। उनकी सरकार ने हरियाली से ज्यादा बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी, जिसके कारण कॉनॉट प्लेस, धौला कुआं और दक्षिण दिल्ली जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इन कदमों का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि दिल्ली का वायु प्रदूषण और बढ़ता तापमान पहले से ही चिंता का विषय है। नागरिकों ने विरोध किया, लेकिन सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए दावा किया कि प्रगति के लिए यह आवश्यक था। अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के बावजूद खुराना का कार्यकाल राजनीतिक विवादों के कारण छोटा पड़ गया। भूमि आवंटन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों ने उनकी सरकार को जांच के घेरे में ला दिया। दबाव तब और बढ़ गया जब उनकी अपनी पार्टी ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। पद से हटने के बाद मदन लाल खुराना ने अपनी राजनीतिक यात्रा जारी रखी। उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, लेकिन अंततः सक्रिय राजनीति से खुद को दूर कर लिया। 2018 में उनका निधन हो गया और वे अपने पीछे एक जटिल विरासत छोड़ गए। विकास, नेतृत्व, लेकिन साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली विरासत। 1996 में मदन लाल खुराना के इस्तीफे के बाद दिल्ली को एक नए नेता की जरूरत थी। वह नेता साहिब सिंह वर्मा थे, जो अपने जमीनी जुड़ाव और मजबूत हिंदुत्व विचारधारा के लिए जाने जाते थे। लेकिन उन्होंने राजधानी को कैसे चलाया, उनके प्रमुख फैसले क्या थे और उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल में क्यों खत्म हो गया, आइए जानें। साहिब सिंह वर्मा शिक्षक से राजनेता बने और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में रैंकों के माध्यम से आगे बढ़े। दिल्ली में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे उनका मजदूर वर्ग और ग्रामीण समुदायों के साथ गहरा संबंध था। उनका राजनीतिक जीवन स्थानीय शासन से शुरू हुआ और 1996 में मदन लाल खुराना के इस्तीफे के बाद उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया। वर्मा का कार्यकाल इन पर केंद्रित रहा। श्रम अधिकारों को मजबूत करना, क्योंकि उनके ट्रेड यूनियनों के साथ मजबूत संबंध थे। बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए सड़क नेटवर्क का विस्तार करना, जल आपूर्ति और बिजली वितरण में सुधार करना, शिक्षा सुधारों को बढ़ावा देना, विशेष रूप से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। 1998 तक भाजपा नेतृत्व ने साहिब सिंह वर्मा पर भरोसा खोना शुरू कर दिया। आंतरिक पार्टी विवाद। साहिब सिंह वर्मा के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई आंतरिक विवाद उत्पन्न हुए। पार्टी के कुछ नेताओं के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे, जिसके कारण उनकी स्थिति कमजोर हुई। भाजपा के अन्य नेताओं ने उनका विरोध किया और पार्टी में एकजुटता की कमी महसूस की गई। साहिब सिंह वर्मा को भारतीय राजनीति से हटाने का मुख्य कारण पार्टी के भीतर के आंतरिक विवाद, राजनीतिक अस्थिरता और विपक्ष का दबाव था। हालांकि उनका कार्यकाल कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं और सुधारों के लिए याद किया जाता है, लेकिन आंतरिक संघर्षों और नेतृत्व समस्याओं के कारण उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। साहिब सिंह वर्मा का निधन 14 नवंबर 2007 को हुआ था। वे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। उनका निधन एक कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था। वे दिल्ली में एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने दिल्ली के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एक नाटकीय राजनीतिक कदम में भाजपा ने 1998 के चुनावों से कुछ महीने पहले साहिब सिंह वर्मा की जगह सुषमा स्वराज को नियुक्त किया, ताकि उनकी चुनावी संभावनाओं में सुधार हो सके। हालांकि आखिरी समय में किया गया यह बदलाव काम नहीं आया और भाजपा चुनाव हार गई। सुषमा स्वराज भाजपा की सबसे गतिशील नेताओं में से एक थीं, जो अपनी मजबूत वक्तृत्व कला और राजनीतिक तीक्ष्णता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में काम किया था और उन्हें भारतीय राजनीति में एक उभरते हुए सितारे के रूप में देखा जाता था।
1998 में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया कि वह दिल्ली का नेतृत्व करने के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार हैं। उम्मीद है कि उनकी लोकप्रियता उन्हें आगामी चुनावों में मदद करेगी। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 52 दिनों का था, लेकिन सुषमा स्वराज ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत प्रभाव डाला। उन्होंने महिलाओं के कल्याण कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, सुरक्षा और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बेहतर सड़क नियोजन पर जोर देकर दिल्ली की बिगड़ती यातायात समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने सरकारी सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए शासन सुधारों पर जोर दिया। कम समय के बावजूद उन्होंने प्रशासन में नई ऊर्जा लाई और लोगों से अच्छी तरह से जुड़ी। सुषमा स्वराज को प्याज मंत्री के रूप में एक कुख्यात उपनाम मिला था। यह उपनाम विशेष रूप से प्याज की कीमतों में वृद्धि के कारण दिया गया था, जिससे वे मीडिया और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। प्याज मंत्री का उपनाम कैसे आया? 1998 में भारत में प्याज की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई थीं और जनता और मीडिया ने इसका विरोध किया। इस समय सुषमा स्वराज केंद्र सरकार में बाजार नियंत्रण और खाद्य आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य कर रही थी। प्याज की कीमतों में वृद्धि का कारण कई स्थानीय और वैश्विक कारकों को माना गया था, जैसे खराब मौसम और सप्लाई चेन समस्याएं। जब मीडिया में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रश्न उठाए गए, तो सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रयास किए, लेकिन राजनीतिक विरोधियों और मीडिया द्वारा उन्हें मजाक उड़ाते हुए प्याज मंत्री का उपनाम दे दिया गया। यह उपनाम उनके खिलाफ एक सशक्त विरोध के रूप में उभरा। सुषमा स्वराज को हटाए जाने की स्थिति। सुषमा स्वराज को प्याज मंत्री के रूप में अपमानित करने की घटना ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। हालांकि उनकी मंत्री पद से हटाने का कारण सिर्फ प्याज की कीमतें नहीं थीं। उनके खिलाफ अन्य राजनीतिक दबाव और विपक्षी दलों द्वारा किए गए आलोचनात्मक हमलों ने उनकी स्थिति को कमजोर किया। आलोचना और मीडिया दबाव। प्याज की कीमतों में भारी वृद्धि ने जनता में असंतोष पैदा किया और मीडिया ने इसे एक प्रमुख मुद्दा बना दिया। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की नाकामी के रूप में प्रचारित किया और सुषमा स्वराज को निशाना बनाया। पार्टी के आंतरिक दबाव। भाजपा के अंदर भी कुछ नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर सुषमा स्वराज की आलोचना की। पार्टी नेतृत्व के सामने भी यह समस्या आ गई, क्योंकि बढ़ती कीमतें चुनावों में सरकार के खिलाफ असर डाल सकती थीं। केंद्र सरकार का निर्णय। सुषमा स्वराज को उनके मंत्रालय से हटाए जाने का मुख्य कारण उनके खिलाफ उठ रहे विरोध और आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप हुआ। भाजपा ने इस मुद्दे से ध्यान हटाने और नई रणनीति अपनाने का फैसला किया। निष्कर्ष। प्याज मंत्री का उपनाम सुषमा स्वराज को मीडिया और विपक्षी दलों द्वारा प्याज की कीमतों में वृद्धि के लिए आलोचना करने पर दिया गया था। हालांकि इस घटना ने उनकी छवि को प्रभावित किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से हटाने के कारण उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव और पार्टी के अंदर के मतभेद थे। वह दिल्ली में भाजपा को बचाने में विफल क्यों रहीं? सुषमा स्वराज को साहिब सिंह वर्मा की जगह अंतिम समय में लाया गया था, लेकिन इस अचानक बदलाव ने भाजपा नेतृत्व और मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा कर दिया। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने शासन की विफलताओं और पानी और बिजली की कमी जैसे बुनियादी नागरिक मुद्दों पर केंद्रित एक मजबूत अभियान चलाया। इसके अलावा दिल्ली के मतदाता बढ़ते प्रदूषण, बिजली कटौती और बढ़ती शहरी समस्याओं को संभालने में भाजपा सरकार की अक्षमता से निराश थे। 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक शानदार जीत में बदल गए और शीला दीक्षित नई मुख्यमंत्री बनी, जिससे दिल्ली में भाजपा का शासन समाप्त हो गया। 15 साल तक दिल्ली की राजनीति में एक नाम हावी रहा, शीला दीक्षित। 1998 से 2013 तक उन्होंने शहर को ऐसे तरीके से बदला जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की और आर्थिक विकास की देखरेख की। लेकिन उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोप,
कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और लोगों में बढ़ती नाराजगी भी देखी गई। तो उन्होंने क्या हासिल किया और आखिरकार उनका लंबा शासन क्यों खत्म हुआ? आइए जानें। शीला दीक्षित एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थी जो महिला अधिकारों और सामाजिक विकास में अपने काम के जरिए प्रसिद्ध हुई। दिल्ली की सीएम बनने से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया था और महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भाजपा की सुषमा स्वराज के खिलाफ जबरदस्त जीत दिलाई और दिल्ली की सीएम के रूप में पूर्ण कार्यकाल के लिए सेवा करने वाली पहली महिला बनी। शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली का कायापलट। जब शीला दीक्षित ने 1998 में कार्यभार संभाला तो दिल्ली इन समस्याओं से जूझ रही थी। भयंकर यातायात जाम, बार बार बिजली कटना, पानी की कमी, अत्यधिक वायु प्रदूषण। अगले 15 वर्षों में उनकी सरकार ने ऐतिहासिक सुधार पेश किए जिसने दिल्ली को हमेशा के लिए बदल दिया। शीला दीक्षित की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक दिल्ली मेट्रो को जीवन में लाना था। इस विचार पर वर्षों से चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिरकार उनकी सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया। 2002 में पहली मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया और आज यह दिल्ली की जीवन रेखा है जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती है। सड़कें, फ्लाईओवर और बुनियादी ढांचे का विकास। उन्होंने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विस्तार की भी देखरेख की, जिसमें शामिल हैं यातायात को आसान बनाने के लिए कई फ्लाईओवर का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण और नई राजमार्ग परियोजनाएं, आधुनिक शहरी टाउनशिप और आवास परियोजनाओं का विकास। 1998 से पहले दिल्ली में अक्सर बिजली कटौती होती थी। शीला दीक्षित ने बिजली वितरण का निजीकरण किया, आपूर्ति को संभालने के लिए बीएसआईएस और टाटा पावर जैसी कंपनियों को लाया। इस कदम से ब्लैकआउट में काफी कमी आई। 2000 के दशक की शुरुआत में दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक थी। शीला दीक्षित की सरकार के तहत सार्वजनिक परिवहन को सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, में बदल दिया गया, जिससे प्रदूषण कम हुआ। उन्होंने हरित ऊर्जा और शहरी वानिकी को बढ़ावा दिया। कई पार्क और हरित स्थान विकसित किए गए। डार्क साइड, भ्रष्टाचार और घोटाले। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों को भारत के लिए गौरव का क्षण माना जाता था, लेकिन वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। टैंकर घोटाले के आरोपों के मुताबिक 2012 में दिल्ली जल बोर्ड ने 385 स्टील के टैंकर किराए पर लिए थे। उस समय शीला दीक्षित सीएम के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष भी थीं। आरोप है कि जो टैंकर लिए गए थे उसमें करीब 400 करोड़ का घोटाला हुआ था। कैग की रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रीट लाइट्स, फ्लाईओवर, स्टेडियम मरम्मत आदि में अनियमितताएं थीं। हालांकि शीला दीक्षित ने इन आरोपों से इनकार किया था। डीटीसी लो फ्लोर बस खरीद घोटाला। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी द्वारा 6250 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। यह कहा गया कि बसों की कीमत बाजार दर से अधिक थी, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। पानी और बिजली सब्सिडी घोटाला। दिल्ली में पानी और बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए गलत नीतियां लागू करने का आरोप भी शीला दीक्षित पर लगाया गया था। पार्टी के अंदर गुटबाजी और विवाद। शीला दीक्षित का अपनी ही पार्टी कांग्रेस के नेताओं से कई बार टकराव हुआ। अजय माकन और अन्य कांग्रेस नेताओं से उनका विवाद रहा। प्रदेश कांग्रेस में पुराने बनाम नए नेताओं की खींचतान रही। उनकी सरकार पर धन के कुप्रबंधन, अधिक कीमत पर ठेके देने और परियोजनाओं के खराब क्रियान्वयन का आरोप लगाया गया। निर्भया मामला और महिला सुरक्षा मुद्दे। 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों में से एक करार दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने सख्त कानून और बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की थी। 2013 के चुनाव, एक युग का अंत। 2013 तक दिल्ली बदलाव के लिए तैयार थी।
आम आदमी पार्टी, आप और अरविंद केजरीवाल के उदय ने राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। एक दशक से ज्यादा समय से अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी, आप, दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य का पर्याय बने हुए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी भावनाओं से प्रेरित एक उल्कापिंड की तरह उभरने से लेकर विवादों और चुनावी हार के बीच नाटकीय पतन तक, केजरीवाल की यात्रा आधुनिक भारतीय राजनीति की एक दिलचस्प कहानी है। आइए उनके कार्यकाल, उपलब्धियों, चुनौतियों और उन कारकों पर नजर डालें जिनके कारण उनकी पार्टी का पतन हुआ। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में एएपी ने शानदार शुरुआत की और 70 में से 28 सीटें हासिल की। केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी से सशर्त समर्थन लेकर अल्पमत सरकार बनाई और 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भ्रष्टाचार विरोधी उपाय। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन की स्थापना की गई, जिससे नागरिकों को भ्रष्टाचार की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लोक लुभावन नीतियां। आम आदमी को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पानी और बिजली पर सब्सिडी की घोषणा की गई। शानदार जीत और दूसरा कार्यकाल 2015 से 2020। इस्तीफे से एएपी की अपील कम नहीं हुई। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 770 में से 67 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की, भाजपा को सिर्फ 3 सीटों पर समेट दिया और कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रमुख पहल, शिक्षा सुधार। सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार किया गया, बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए, जिससे नामांकन और उत्तीर्ण प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। स्वास्थ्य सेवा। मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए गए, जो पूरे शहर में निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। 2018 तक 180 से अधिक क्लिनिक स्थापित किए गए थे, जो लाखों निवासियों की सेवा कर रहे थे। सार्वजनिक उपयोगिताएं। बिजली और पानी पर सब्सिडी दी गई, जिससे परिवारों को राहत मिली और आवश्यक सेवाओं तक किफायती पहुंच सुनिश्चित हुई। सार्वजनिक परिवहन। 2019 में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना था। भ्रष्टाचार के आरोप। विडंबना यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी मंच पर सत्ता में आई पार्टी को खुद भी कई आरोपों का सामना करना पड़ा। दिल्ली की लाइफलाइन, यमुना नदी। आरोप है कि यमुना की सफाई के लिए 73,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस प्रोजेक्ट के नाम पर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद केजरीवाल का कार्यकाल कई चुनौतियों और विवादों से घिरा रहा। उपराज्यपाल के साथ सत्ता संघर्ष, प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर लगातार खींचतान के कारण शासन में बाधाएं आईं, नियुक्तियों और अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हुए। कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया। 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार को संकट से निपटने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन आपूर्ति के कुप्रबंधन और आवश्यकताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने के आरोप सामने आए, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। आबकारी नीति 2021-22। दिल्ली सरकार ने 2021 में नई शराब नीति लागू की, जिसमें शराब की बिक्री को निजी हाथों में सौंपा गया। आरोप है कि इस नीति से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ मिला। 2024 में केजरीवाल को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इन घटनाओं ने एपी की छवि को धूमिल किया और जनता का भरोसा खत्म किया। सितंबर 2024 में आतिशी मार्लेना दिल्ली की मुख्यमंत्री की भूमिका में आसीन हुई। 43 साल की उम्र में शहर की सबसे युवा नेता बन गईं। उनका कार्यकाल हालांकि संक्षिप्त था,
लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल और चुनौतियों से भरा रहा। आइए उनके सफर, उनकी नियुक्ति के लिए परिस्थितियों, उनकी पहलों और उनके अल्पकालिक प्रशासन में परिणत होने वाले कारकों पर गहराई से नजर डालें। आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी आप में एक प्रमुख हस्ती के रूप में उभरी। एक शिक्षाविद से कार्यकर्ता बनी, आतिशी ने दिल्ली के शिक्षा परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम को नया रूप देने के लिए काम किया। सितंबर 2024 में दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में भूचाल आ गया। 2022 के दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आंतरिक विचार विमर्श के बीच एएपी ने आतिशी को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। 21 सितंबर 2024 को उन्होंने शपथ ली, जिससे दिल्ली के शासन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। प्रमुख पहल और चुनौतियां, प्रशासनिक बाधाएं, नेतृत्व परिवर्तन के कारण नौकरशाही में जड़ता आई, जिसके कारण कई परियोजनाएं अचानक बदल गईं। राजनीतिक विरोध, हाल ही में मिली बढ़त से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आतिशी के प्रशासन की जांच तेज कर दी, जिसके कारण बार बार टकराव हुआ। पर्यावरण संकट, उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली को गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ा, जिसमें स्मॉग का स्तर अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया। प्रयासों के बावजूद प्रशासन को अपर्याप्त उपायों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव। 2025 के चुनावों में राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर निर्णायक जीत हासिल की, जबकि आपका प्रतिनिधित्व घटकर 22 सीटों पर आ गया। आतिशी अपनी कालकाजी सीट बचाने में कामयाब रहीं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी की बड़ी चुनावी पराजय का सामना करना पड़ा। इस्तीफा और उसके बाद बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा राज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। केंद्रीय बजट 2025 से 26 के बड़े ऐलानों की ओर यह कैसे बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा कारण बना? क्या मोदी सरकार ने जनता के दिलों को जीतने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला? आइए जानते हैं। बीजेपी की जीत और बजट कनेक्शन आम जनता और व्यापारियों को बड़ा राहत दी। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा जनता हितैषी बजट 2025 से 26। बजट की बड़ी घोषणाएं, मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में राहत, अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। इससे करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिली। गरीबों और किसानों के लिए सौगात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना कर दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता कर्ज और नए रोजगार के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड। युवा और नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत, 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा। स्टार्टअप इंडिया 2.0 योजना के तहत 0% ब्याज पर 5 लाख तक का लोन। महिलाओं के लिए खास योजनाएं। नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख तक का बिना गारंटी लोन। नए महिला उद्योग पार्क खोले जाएंगे। बिजनेस और इंडस्ट्री को बूस्ट, एमएसएमई सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में कटौती। विपक्ष की प्रतिक्रिया, विपक्ष का कहना है कि यह बजट सिर्फ एक चुनावी स्टंट था, लेकिन जनता ने इस बजट को खुले दिल से स्वीकार किया और शायद इसी वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री की भूमिका संभाली, जिससे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 27 साल बाद राजधानी पर फिर से कब्जा कर लिया। इस एपिसोड में उनकी यात्रा, बीजेपी के पुनरुत्थान और उनके नेतृत्व में दिल्ली के लिए आने वाली चुनौतियों और अवसरों का पता लगाया गया है। रेखा गुप्ता का प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक उत्थान
19 जुलाई 1974 को हरियाणा के झुलाना में जन्मी रेखा गुप्ता का प्रारंभिक जीवन साधारण जीवन में बीता। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की, जहां से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 1996 में उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU का अध्यक्ष चुना गया, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता का पता चलता है। 2025 के चुनाव दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें हासिल कीं, जिससे राजधानी में सत्ता से 27 साल का अंतराल खत्म हो गया। इस जीत का श्रेय बुनियादी ढांचे के विकास, प्रदूषण नियंत्रण और महिला सुरक्षा पर केंद्रित अभियान को दिया गया। गुप्ता के नेतृत्व और जमीनी स्तर पर जुड़ाव ने मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह था दिल्ली का अब तक का सफर, एक शहर जो राजधानियों की राजधानी बना, जिसने कई सम्राटों, बादशाहों, सुल्तानों और नेताओं को देखा और जो समय के साथ बदलता रहा। कुरु राज्य से लेकर ब्रिटिश शासन तक और फिर 1947 से लेकर आज तक हर दौर ने दिल्ली को नया आकार दिया। यहां सत्ता बदली, व्यवस्थाएं बदली, लेकिन दिल्ली हमेशा आगे बढ़ती रही। अब सवाल यह है, आपको यह पूरी सीरीज कैसी लगी? क्या आपको हमारी यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई? अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इसी तरह और भी रोचक इतिहास, राजनीति और नई जानकारियों से भरी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दिल्ली का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि हर रोज एक नया अध्याय जुड़ता है। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।